Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I know it has been quite a long, but now I am back and now we are going to start with yet another Greco-Roman critic, that is Longinus, and we are going to start with his famous treatise, that is on the Sublime. So in the today's lecture we are going to see some basic introduction or some basic facts about on the Sublime treatise, and then we are going to delve deeper into the topic of sublimity, what is false sublime and what is true sublime, and what are the five major sources that he has discussed about to attain sublimity. So before we begin, I would like to tell you some basic introductory facts about this treatise. So on the Sublime, it's a critical document of great worth and significance. It is considered as a precious legacy of Greco-Roman period, and its एग्जैक्ट डेट एंड ऑथरशिप इज़ वेरी मच डिबेटेड. तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्क लिखा गया है, इसकी ऑथरशिप जो है या इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो हमें नहीं पता है कि क्या है, पर इसको जो एट्रीब्यूट किया जाता है एक लॉन्जाइनस को, पर हमें पता नहीं है वो कौन लॉन्जाइनस है, तो यूजुअली हम कहते हैं स्यूडो लॉन्जाइनस. ये वर्क जो है 1554 में ड्यूरिंग रेनेसा टाइम एक इटालियन क्रिटिक थे, फ्रांसेस्को रॉबर्टेलो. उन्होंने जो है इस वर्क को क्या किया था, मॉडर्न रीडर्स के सामने ला के प्रेजेंट कर दिया था, और उन्होंने इसकी ऑथरशिप जो है वो अस्क्राइब की थी एक रियोटोरिशियन जिसका नाम था डायोनिसिस लॉन्जाइनस. तो उसको एट्रीब्यूट की थी इसकी ऑथरशिप, और जनरली 19th सेंचुरी तक जो है इसी ऑथरशिप को जो है लोग मानते थे कि इस लॉन्जाइनस ने लिखा है, जो कि रियोटोरिशियन था. लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ क्रिटिक्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये वर्क जो है शायद उस लॉन्जाइनस को बिलोंग करता है जो फेमस मिनिस्टर था जिनोबिया का. जिनोबिया वॉज द क्वीन ऑफ पल्मायरा, तो मे बी ये वो लॉन्जाइनस है. तो इस चीज़ पे बहुत डिबेट होती थी और कंट्रोवर्सी चली जाती थी. तो एक्चुअली जो इसकी ऑथरशिप है वो बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं है कि किसने ये लिखा है. तो यूजुअली हम इसको कंसिडर करते हैं दैट इट इज़ रिटन बाय अ स्यूडो लॉन्जाइनस. और सिमिलरली एक कंट्रोवर्सी इसके रिगार्डिंग ये भी है कि ये कब कंपोज हुआ है. 19th सेंचुरी के जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि शायद ये 3rd सेंचुरी में जो है कंपोज किया गया होगा, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि शायद ये वर्क जो है लेटर हाफ ऑफ द 1st सेंचुरी में जो है कंपोज किया गया होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक सिसिलियस ऑफ कलेक्टे, एक फेमस रिटोरिशियन था ग्रीक का, तो उसने भी जो है सेम सब्जेक्ट पे जो है एक ऐसे लिखा था विद द सेम टाइटल मे बी ऑन द सबलाइम. तो लॉन्जाइनस ने क्या किया था, उस ट्रेटाइज में उसके उस ऐसे में उसको लगा था कि कुछ फॉल्ट्स हैं, तो लॉन्जाइनस ने जो है उसको अटैक करने के लिए जो है मोर फेमस वर्क लिखा ऑन द सेम टाइटल ऑन द सबलाइम. तो ये कंसिडर किया जाता है, तो मे बी ये जो है लेटर हाफ ऑफ द 1st सेंचुरी में ही कंपोज किया गया होगा, और इसी डेट को जो है एक्सेप्ट किया जाता है एज इट्स डेट ऑफ कॉम्पोजिशन. और इसके अलावा ये जो एक इनकम्प्लीट ट्रेटाइज है, और ये हमारे पास एक इम्परफेक्ट फॉर्म में आई है. लार्ज पोर्शंस जो हैं इस ट्रेटाइज के वो मिसिंग हैं, और बहुत सारे गैप्स भी हैं इसमें, और ऐसा माना जाता है कि 1/3 ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है. लेकिन जितना भी हमारे पास ये वर्क आया है, जितना भी हमारे पास इसमें कंटेंट है, लेकिन वो हमारे लिए सफिशेंट है कि हम जो है इससे जो है ये बता सके कि ऑथर का क्या इंटेंशन था, वो क्या प्रोपोगेट करना चाहते थे, कौन से उनके आइडियाज़ थे. तो वो जो है इससे क्लियरली हमें पता चलता है. ये ट्रेटाइज जो है ये एड्रेस की गई थी टू अ फ्रेंड, मे बी ही वॉज अ फ्रेंड, और वी डोंट नो हु दैट वॉज, बट इट इज़ एड्रेस टू सम पोस्थुमस टेरेंटियानस. सो दैट पर्सन कैन बी अ फ्रेंड और अ प्यूपल. तो लॉन्जाइनस ने ये उसको एड्रेस किया था, उसको डेडिकेट किया था ये वर्क. इसके अलावा लॉन्जाइनस ने ये वर्क लिखा किस आइडिया से था कि वो बताना चाहता था कि पोइट्री या प्रोज में ग्रेटनेस कैसे आ सकती, कैसे एक राइटर जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ राइटिंग को, या कैसे अपनी उस राइटिंग में जो है एलिवेशन या सब्लिमिटी जो है कैसे अचीव कर सकता है. इसके अलावा एक और फैक्ट ये है कि आर ए स्कॉट जेम्स जो हैं उसने लॉन्जाइनस को कहा था कि वो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है, क्योंकि उसने सब्लिमिटी के बारे में बात की है, एस्थेटिसिज्म के बारे में बात की है. तो सब्लिमिटी इज़ बेसिकली लॉफ्टीनेस, एक्सीलेंस और एस्थेटिक्स. तो दैट्स वाई स्कॉट जेम्स ने उसको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा है. लेटर ऑन बाद में बहुत सारे जो हैं राइटर्स जो हैं इससे इंस्पायर हुए थे, जैसे कि एडमंड बर्ग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू आवर आइडियाज़ ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल. तो ये लॉन्जाइनस के आइडियाज़ को ही इन्होंने थोड़ा चेंज करके जो है अपने वर्क में जो है ऐड किया हुआ है. तो ये जो था बेसिक इंट्रोडक्शन था इस वर्क के बारे में.
Now we are going to see what is sublimity or what is sublime according to Longinus. So according to Longinus, I quote, that's the proper definition which he has given. Sublimity is a certain loftiness and excellence in language. It is only through sublimity that the greatest poets and prose writers have derived their eminence and gained immortality. Sublimity doesn't merely persuade, it carries us away almost irresistibly. It expresses itself in the general structure of work. Sometimes it might express itself even in a single phrase like a flash of lightning. सो वट ही इज़ ट्राइंग टू से हियर, वो कहता है कि सब्लिमिटी का मतलब क्या है। सब्लिमिटी का मतलब है एक लॉफ्टीनेस या एक्सीलेंस, लैंग्वेज में ऐसी ग्रेटनेस, ऐसी एलिवेशन होनी चाहिए हमारे थॉट्स के अंदर कि वो हमारे राइटिंग स्टाइल के अंदर प्रेजेंट हो। मतलब हमारे थॉट्स ऐसे होने चाहिए कि हम अपनी राइटिंग को जो है वो अपने आप एलिवेशन मिल जाए हमारे थॉट्स से। अगर हमारे थॉट्स नोबल होंगे तो ऑब्वियसली हमारी राइटिंग जो है वो नोबल होगी। जब एक राइटर के आइडियाज़ और उसकी लैंग्वेज बहुत ही ग्रैंड होती है, बहुत ही पावरफुल होती है और फुल ऑफ इमोशंस होती है, तो राइटिंग जो है अपने आप सबलाइम बन जाती है। उसके बाद वो कहना चाहता है राइटर जो है वो किस लिए ग्रेट बनता है। वो जो सिंपल लॉजिक या ऑर्डिनरी चीज़ें हमें बताना चाहता है उस वजह से वो ग्रेट नहीं बनता है। राइटर ग्रेट बनता है अपने ग्रेट थॉट्स की वजह से, अपने उन ग्रेट आइडियाज़ की वजह से जो अपने वो वर्क में डालता है, और वो हमारे इमोशंस को ऐसे स्टर करते हैं कि हम उम्र भर उनको याद रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैनोनिकल वर्क्स हैं, जैसे होमर का इलियड या शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ हैं। वो ऐसे वर्क्स हैं जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, और जब भी हम उनको पढ़ेंगे उनकी लैंग्वेज में और जो आइडियाज़ उनमें प्रेजेंट किए गए हैं वो इतने मैजेस्टिक है, इतने ग्रैंड है और इतने इमोशनली पावरफुल है कि हम जो हैं जस्ट मतलब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा वो कहना चाहता है कि ऑर्डिनरी राइटिंग से क्या होता है, वो जस्ट सिंपली कोई भी चीज़ हमें कन्विंस करने की कोशिश करती है या कुछ। लेकिन सब्लिमिटी जो है, जब एक राइटिंग में सब्लिमिटी होती है, जब उस पर ग्रैंड थॉट्स होते हैं, ग्रैंड लैंग्वेज होती है, तो वो क्या करती है, हमें ओवर पावर कर लेती है वो लैंग्वेज। हम कुछ ऐसी चीज़ें कभी पढ़ते हैं जो हम बहुत ही मतलब ऑस्ट्रक हो जाते हैं, हम बिल्कुल एक डीप इमोशन में चले जाते हैं, और हमारा जो माइंड है वो उस थॉट के साथ या जो भी प्रेजेंट करना चाहता है राइटर उसके साथ जो है कैरिड अवे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने सैटर्न की जो स्पीचेस हैं वो इतनी पावरफुल दिखाई हैं, इतनी मतलब हम पढ़ते हैं तो वी फील लाइक सैटर्न इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ हीरो। जैसे कि वो बोलता है इट इज़ बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो ऐसी लाइंस पढ़ के, इन लाइंस में क्या है, एक ऑ है, एक में वंडर है, इनमें एक सब्लिमिटी है, क्योंकि जो उसके थॉट्स थे वो ग्रैंड थे, तो जो उसने अपनी राइटिंग में दिखाया वो भी ग्रैंड था। तो ऐसे चीज़ें जो है हमारे को ओवर पावर कर लेती है और हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ ऑ और वंडर जो है वो इवोक हो जाती है। सब्लिमिटी का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे वर्क में जो है ग्रैंड एलिवेटेड स्टाइल डाल दें तो पूरा वर्क जो है वो हमें लगे कि नहीं ये पूरा वर्क ही सबलाइम है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो है सिर्फ एक लाइन या एक मोमेंट या एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस ऐसा होगा वर्क में जो मतलब सडनली हमें स्ट्राइक कर लेगा, हमें हिट कर लेगा लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और हमें ऐसा लगेगा वाओ हम इल्यूमिनेट हो गए, इस चीज़ से हम बहुत इम्प्रेस हो गए। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, वी रीड सो मैनी बुक्स, सो मैनी टेक्स्ट, एंड हमेशा हमें सब कुछ पसंद नहीं आता है, बट कभी कभी कोई बुक्स बहुत बोरिंग होती हैं, बट देयर आर सर्टन कोटेशंस, देयर आर सर्टन आइडियाज़ जो हमें इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर लेते हैं, हम बोलते हैं नो दिस बुक इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट हैज़ समथिंग वर्थ रीडिंग। तो वही चीज़ सब्लिमिटी है कि कुछ ऐसे आइडियाज़, ऐसे नोबल आइडियाज़ या उनको उस एलिवेटेड स्टाइल में दर्शाया गया हो जो उस वर्क को सबलाइम बनाता है। तो इन सिंपल सबलाइम क्या है, ग्रेटनेस ऑफ थॉट या ग्रेटनेस ऑफ लैंग्वेज। और सब्लिमिटी सिर्फ हमें कन्विंस नहीं करती है, ये हमें जो है डीपली मूव करती है, और ये जो है हमें कभी कभी एंटायर वर्क में भी शाइन थ्रू कर सकती है सब्लिमिटी, और कभी कभी जस्ट एक लाइन में भी हम जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। और जो राइटर्स को इमॉर्टल बनाती है वो क्या है, उनके वो और एस्टॉनिशिंग वर्ड्स जो वो अपने वर्क में ऐड करते हैं या अपने थॉट्स जो वर्क में ऐड करते हैं, वो ही उनको इमॉर्टल बनाती है, ना कि उनके सारे वर्क्स। क्योंकि हमारे पास कुछ राइटर्स हैं और उनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और कुछ ऐसे राइटर्स हैं उन्होंने जस्ट एक वर्क लिखा है, बट दैट वर्क इज़ सो ग्रैंड कि हम उन राइटर्स को जो है कैनोनिकल राइटर्स की लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो दैट इज सब्लिमिटी, दैट इज सबलाइम ऑफ दैट राइटर। तो सब्लिमिटी इज जस्ट ग्रेटनेस ऑफ थॉट एंड ग्रेटनेस ऑफ लैंग्वेज इन राइटिंग।
नेक्स्ट जो है लॉन्जाइनस क्या कहता है कि कुछ लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि सब्लिमिटी जो है वो एक ऐसा गिफ्ट है जो नेचर से मिलता है और इसका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो है इनेट इनबॉर्न गिफ्ट है जो हमें नेचर से मिलता है और इसका टीचिंग से या ट्रेनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। हम जो है इसको किसी भी ट्रेनिंग से जो है अपने अंदर नहीं ला सकते सब्लिमिटी को, ये हमें नेचर से ही मिलता है। बट लॉन्जाइनस का क्या कहना है, वो कहता है कि सब्लिमिटी जो है बोथ हमें नेचर से भी मिलती है, हमें आर्ट से भी मिलती है। और नेचर और आर्ट जो है वो मिलकर काम करते हैं एक वर्क को जो है सबलाइम बनाने में। उसका ये कहना है कि नेचर जो है एक इंसान को नेचुरल टैलेंट देती है, जैसे कि इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या कोई भी क्रिएटिव पावर हमारे अंदर जो है वो नेचुरली होगी। लेकिन आर्ट जो है मतलब लर्निंग, ट्रेनिंग या टेक्निक वो हमें क्या सिखाएगी कि हमें कैसे अपनी इस नेचुरल पावर को कंट्रोल करना है, कैसे इसको गाइड करना है, कैसे इसको ट्रेन करना है ताकि वो एग्जैजरेटेड ना लगे। तो उसका ये कहना था कि अगर हमारे पास आर्ट है और हमारे पास नेचुरली भी हमारे पास कुछ गिफ्ट हैं, तो हमें उन दोनों को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नेचर इज़ वाइल्ड, इट्स इम्पल्सेस आर वाइल्ड एंड वी नीड आर्ट टू कर्ब इट डाउन। तो उसके अलावा उसने क्या एक कोटेशन दी कि आर्ट इज़ टू नेचर वट गुड काउंसिल इज़ टू गुड फॉर्च्यून। इसका कहने का मतलब था लॉन्जाइनस का यहाँ पे कि नेचर जो है गिफ्ट की तरह है, हमारे पास एक गुड फॉर्च्यून की तरह है। नेचुरली हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं, लेकिन आर्ट हमारे पास एक गुड एडवाइस की तरह है। और वो एडवाइस आर्ट हमारे पास वो ऐसी एडवाइस है जो हमें हेल्प करती है कि हम कैसे वाइजली उस गिफ्ट को अपने यूज़ करें। कहीं हम उसको ज़्यादा एग्जैजरेट ना कर दें, कहीं हम उसको बहुत ही अंडरस्टेटमेंट में ना ले आएँ। तो हमें जो है एक बैलेंस जो है हमें मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा ही ऑल्सो कोट्स दैट, I quote, the expression of the sublime often needs the spur, but it also needs the curb which is put by art alone. So, spur is something which makes a horse run faster and curb helps the rider control the horse. So, by this expression वो क्या कहना चाहता है कि हमारे अंदर जो ये पैशंस हैं, जो इमेजिनेशन, जो क्रिएटिव पावर है फ्रॉम नेचर, हमारे अंदर जो है आर्ट जो है, जो डिसिप्लिन, जो टेक्निक है, वो क्या करेगा, इस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। जो नेचर के इम्पल्सेस हमारे अंदर हैं वो आर्ट से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। और अगर हमारे पास जो सिर्फ नेचर ही होगी, हमारे पास पैशन है, इमेजिनेशन है, हमारी राइटिंग उतनी खास नहीं होगी। बट हमारे पास अगर स्किल भी है, वी नो द डिसिप्लिन, वी नो द टेक्निक्स, हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा, एक यूनिफाइड होल बनाकर एक अच्छा वर्क जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लॉन्जाइनस का यही कहना था कि ये जो सब्लिमिटी है ये थ्रू आर्ट एंड नेचर दोनों से आती है। ये जस्ट नेचर से नहीं आती है, ये सिर्फ आर्ट से नहीं आती है, इट्स अमेलगमेशन ऑफ बोथ नेचर एंड आर्ट। नेक्स्ट जो है लॉन्जाइनस जो है डिस्कस करता है अबाउट ट्रू सबलाइम एंड फॉल्स सबलाइम। ट्रू सबलाइम के बारे में वो क्या कहता है, ट्रू सबलाइम अपलिफ्ट्स आवर सोल, इट अराइजेस फ्रॉम लॉफ्टी आइडियाज क्लोथ्ड इन लॉफ्टी लैंग्वेज, इट गिव्स अस जॉय एंड एक्सॉल्ट्स आवर स्पिरिट, द मोर वी रीड इट द मोर वी एंजॉय इट, एवरी टाइम इट सजेस्ट न्यू आइडियाज एंड फीलिंग्स, इट नेवर ग्रोज स्टेल, इन शॉर्ट द ट्रू सबलाइम प्लीजेस ऑल एंड प्लीजेस ऑलवेज। तो इन सिंपल टर्म्स हमें क्या कहना चाहता है लॉन्जाइनस कि ट्रू सब्लिमिटी क्या होती है। ट्रू सब्लिमिटी क्या करती है, वो एक ऐसी राइटिंग है जो हमारे सोल को अपलिफ्ट कर देती है, जो हमारे सोल को भर देती है जॉय से, ऑ से और इंस्पिरेशन से। और चाहे हम कितनी भी बार उस वर्क को पढ़ें, हमें हमेशा लगता है हम जो है कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं। हम कितनी भी री रीडिंग कर ले उन वर्क्स की, हमेशा कोई नए आइडियाज़, कोई नई फीलिंग्स जो है हमारे अंदर जनरेट होंगी। और ये ट्रू सब्लिमिटी होता क्या है, जब किसी ग्रेट थाट से, किसी नोबल थाट से हम किसी वर्क को लिखें और उसकी लैंग्वेज भी बहुत नोबल हो, पावरफुल हो, जो हमारे हार्ट को टच करे, हमारे माइंड को डीपली टच करे, हमारे अंदर उस वर्क को लेके जो एक एडमिरेशन आ जाए, तो डैट इज़ ट्रू सबलाइम। तभी उसने कहा है लॉफ्टी आइडियाज़ क्लोथ्ड इन लॉफ्टी लैंग्वेज। तो ट्रू सब्लिमिटी क्या करती है, हमेशा प्लीज़ करती है, प्लीजेस ऑल एंड प्लीजेस ऑलवेज। हम जो है कभी भी ऐसे वर्क से जो है कभी भी बोर नहीं होते, कभी भी हमें डल फील नहीं होता। और हर री रीडिंग क्या करती है, कोई नए आइडिया को हमारे सामने रिवील करती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ दैट, जैसे कि शेक्सपियर के वर्क्स हैं, खासकर उसकी ट्रेजेडीज़, जो कि बहुत रिच है इन लैंग्वेज एंड रिच है इन आइडियाज़, कि अभी तक 21st सेंचुरी तक जो है शेक्सपियर के वर्क्स पे रिसर्च हो रही है और हमेशा कोई ना कोई नया आइडिया, कोई ना कोई नई थियोरी जो है वो जनरेट होती जाती है। क्यों? क्योंकि उनके वर्क जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाते हैं हमारे लिए ट्रू सबलाइम के लिए। क्योंकि ट्रू सबलाइम का मतलब ही एक ऐसी राइटिंग जो हमारे अंदर एक ऑ, एक वंडर, एक इंस्पिरेशन जो है वो इवोक करे। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट
The false sublime. False sublime consists merely of a gorgeous exterior which conceals nothing but emptiness. There is bombast of language affected. Pompous language is used to clothe thoughts which are essentially trivial and puerile. There is also a cheap display of passions unwarranted by the subject. तो false sublime में क्या होता है? फॉल सबलाइम क्या है, बाहर से हमें खूबसूरत दिखता है, हमें सिर्फ लगता है कि जो इसका एक्सटीरियर है वो खूबसूरत है, पर उसके अंदर कोई रियल डेप्थ नहीं होती है। वो बस फैंसी वर्ड्स, एग्जैजरेटेड लैंग्वेज को जो है यूज़ करते हैं बहुत ट्रिवियल आइडियाज़ को छुपाने के लिए। इसमें राइटर क्या करता है कि फॉल सबलाइम में एक राइटर जो है बहुत हार्ड कोशिश करता है कि वो जो है उसका स्टाइल ग्रैंड लगे, उसकी लैंग्वेज ग्रैंड लगे, पॉम्पस वर्ड्स को यूज़ करता है, लेकिन जो उसके अंदर आइडिया होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। उसके वर्ड्स बड़े होते हैं लेकिन आइडिया बहुत ही छोटा होता है, तो उससे हमें वो इमोशन फील नहीं होता, वो डेप्थ फील नहीं होती है, तो वो बहुत आर्टिफिशियल हमें लगता है। उसके अंदर मीनिंग कम होता है और बम्बास्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी चीज़ को, अगर हमें सन के बारे में बात करनी हो और हम बहुत ही एग्जैजरेटेड वे में बात करें इतनी नॉर्मल सी चीज़ के बारे में, दैट्स नॉट नॉर्मल बट स्टिल सन के बारे में हम सिंपल भी बोल सकते हैं, बट अगर हम उसको एग्जैजरेटेड वे में 4-5 लाइनों में खींच खींच कर लिखें तो दैट विल नॉट साउंड गुड। तो फॉल्स सब्लिमिटी में क्या होता है, जस्ट बम्बास्ट ऑफ लैंग्वेज होता है जो कि बहुत ही ट्रिवियल होती है और बहुत ही चीप डिस्प्ले पैशंस का किया जाता है, आर्टिफिशियल पैशंस, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी लॉफ्टी या ग्रैंड थॉट के उसको लिखा जाता है, तो दैट इज़ फॉल्स सबलाइम। नेक्स्ट जो है, लॉन्जाइनस टॉक्स अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ट्रेटाइज, दैट इज द सोर्सेज ऑफ सबलाइम। तो वो कहता है देयर आर 5 प्रिंसिपल सोर्सेज टू अचीव सबलिमिटी। तो सबसे पहला क्या है, ग्रैंडियर ऑफ थॉट। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। थर्ड इज यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फोर्थ इज नोबल डिक्शन एंड फिफ्थ इज डिग्निफाइड कॉम्पोजिशंस। इसके लिए वो कहता है कि पहले 2 सोर्सेज जो हैं, जैसे ग्रैंडियर ऑफ थॉट और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये कहाँ से आते हैं, ये इनबॉर्न जीनियस होते हैं, मतलब ये हमारे अंदर इनेट होते हैं, ये हमारे को नेचर से मिलते हैं। और बाकी 3 जो हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करना, नोबल डिक्शन या कॉम्पोजिशन, ये हम थ्रू आर्ट जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है उसने डिस्कस किया ग्रैंडियर ऑफ थॉट के बारे में। उसने कहा ये फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। फॉर दिस ही कोट्स, ग्रेट थॉट्स स्प्रिंग फ्रॉम ग्रेट सोल्स, राइटर मस्ट हैव मॉरल एक्सीलेंस एंड हाई इमेजिनेशन टू प्रोड्यूस ग्रेट आइडियाज। सब्लिमिटी ऑफ थॉट्स कम फ्रॉम नरिशिंग द सोल विद नोबल आइडियाज। इसमें वो क्या कहना चाहता है कि एक राइटर जो है उसका वर्क कैसे ग्रैंड बन सकता है, उस राइटर के वर्क में कैसे सब्लिमिटी आ सकती है, जब उसका माइंड जो है वो ग्रेट मजेस्टिक आइडियाज से फिल होगा, तभी जो है उसके वर्क में जो है, उसकी लैंग्वेज में जो है वो पावरफुल इमोशंस, वो मजेस्टिक थॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट होंगे। नोबल आइडियाज से जो है, मतलब ग्रेट थॉट्स से जो है ग्रेट वर्क जो है प्रोड्यूस होगा। राइटर के अंदर जब नोबल इंटेंशंस होंगे, उसके थॉट्स ही जब वैसे होंगे, उसकी इमेजिनेशन ही वैसी होगी, तो अल्टीमेटली उसके वर्क में जो है वो सब्लिमिटी आ जाएगी, उसकी लैंग्वेज में जो है वो सब्लिमिटी आ जाएगी। इसके अलावा वो कहता है कि अगर हमारे लो और इग्नोबल थॉट्स होंगे तो हम सब्लिमिटी अचीव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेट माइंड्स जिनके अंदर मजेस्टिक थॉट्स हैं वही ग्रेट लिटरेचर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो पोएट्स या वो राइटर्स जिनके वर्ड्स जो होंगे भरे होंगे विद बिग आइडियाज़ फुल ऑफ सब्लिमिटी, वही जो है वैसे थॉट्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मजेस्टिक होंगे, जो ग्रैंड होंगे। इसके अलावा वो कहता है कि एक और चीज़ जो कंट्रीब्यूट करती है सब्लिमिटी में, वो क्या है, स्टाइल। कि हमें जो है एक सिस्टमैटिक सिलेक्शन करनी होगी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। हमें हर इवेंट को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है, जैसे कि इमोशंस हमारे हों, कोई पैशंस हों। हमें हर ट्रिवियल चीज़ को जो है पूरी अटेंशन नहीं देनी है। हमें जो कुछ कुछ चीज़ों पे जो है स्ट्रक्चरली काम करना है, ताकि जो है वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो। जैसे कि अगर हम कोई बैटल दिखा रहे हैं तो ट्रिवियल डिटेल्स को बताने से बेहतर होगा कि हम मोर इन्फ्लुएंस पैशन पे दें, या सोल्जर्स जो हमारे करेज दिखाएं, सेक्रीफाइस दिखाएं, या जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं या एंटैगनिस्ट हैं उन पर फोकस करें, ना कि किसी ट्रिवियल सी चीज़ पे, आसपास की सराउंडिंग पे या उस पे, जिससे हमारा इफ़ेक्ट जो है वो अच्छा प्रोड्यूस हो, ताकि हम जो है मेजर इमोशंस और मेजर इवेंट्स पर ही काम करें। इसके अलावा उसने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ एम्प्लीफिकेशन। फॉर एम्प्लीफिकेशन वो क्या कहता है, एम्प्लीफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ रेलेवेंट एंड टेलिंग डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सब्लिमिटी। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि हम जो है मोर और मोर पावरफुल और रेलेवेंट डिटेल्स जो हैं वो ऐड करते जाएं अपने वर्क्स में या अपने
अपनी लाइन्स में, अपनी लैंग्वेज में, ताकि वो जो आइडिया जो है वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाए, वो आइडिया और भी डीप हो जाए, कि हर डिटेल जो है वो एक के बाद जो है एक इम्प्रेसिव, मतलब 5 लाइन्स बोल देते हैं। जैसे एक हमने एक लाइन पढ़ी किसी वर्क में, दैट इज़ सो इम्प्रेसिव, हमने अगली पढ़ी दैट इज़ मोर इम्प्रेसिव देन द प्रीवियस वन। तो हर डिटेल जो है वो मतलब स्टेयर्स की तरह चढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप जब हम जाएँ तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो, हमारे अंदर एड्रेनालाइन रश करे कि वाओ ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे अंदर जो है वो पैशंस जो हमारे अंदर आ रहे हैं वो मतलब बना रहे, वो सस्पेंस बना रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं या कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे होते हैं, वी वेट फॉर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और हमें शॉक्स मिलते रहते। तो एम्पलीफिकेशन इज समथिंग लाइक दैट, कि हम मोर और मोर पावरफुल और रेलेवेंट डिटेल्स जो हैं वो ऐड करते जाएं, ताकि जो है एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो। जैसे कि हम बोलेंगे ही फॉट फेयरलेसली, ही फॉट इवन व्हेन ही वाज वाउंडेड, मतलब ऐसी डिटेल्स ऐड करना जो कि असेंडिंग स्केल में, मतलब कंटिन्यूअसली एक बड़े डीपर आइडिया को जो है वो प्रोजेक्ट करे। इसके अलावा जो है एम्प्लीफिकेशन और सब्लिमिटी के बारे में उसने थोड़ा सा डिफरेंस दिया, कि सब्लिमिटी क्या होती है, वो हाईएस्ट इमोशनल या इंटेलेक्चुअल एलिवेशन होती है राइटिंग में। बट एम्प्लीफिकेशन इज़ अ टेक्निक कि हम किसी एक आइडिया को ज़्यादा बिगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएं, उसमें रेलिवेंट डिटेल स्टेप बाय स्टेप ऐड करके। और सब्लिमिटी जो है ग्रेट थॉट्स और इमेजिनेशन से आती है। दैट एम्प्लीफिकेशन इज़ बेसिकली एन आर्ट, कि हम कैसे अपनी डिटेल्स को और रेलेवेंट बनाएंगे। और सब्लिमिटी क्या होती है, वो इंस्टेंट हमें मतलब अपलिफ्टमेंट दे देती है, इंजॉयमेंट दे देती है। बट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ग्रेजुअली जो है हमारे अंदर वो जो है वो बिल्डअप होने लगता है, वो जॉय या वो वंडर जो है वो ग्रेजुअली हमारे अंदर बिल्डअप होने लगता है। और सब्लिमिटी इज़ मोर नेचुरल एंड एफर्टलेस, तो वो नेचुरली आती है। दैट ग्रेट माइंड प्रोड्यूस ग्रेट वर्क, दैट इज़ नेचुरल। बट एम्प्लीफिकेशन इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, ये बहुत ही डेलिब्रेट होता है। हम थ्रू आर्ट ही ऐसा करते हैं, बिकॉज अगर हमारा आर्ट अच्छा होगा तो वी नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इनटू अ वर्क, तो हमें कैसे उसको ऐड करना है अपने वर्क में। तो दैट इज़ एम्प्लीफिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एम्प्लीफिकेशन एंड सब्लिमिटी। एंड एम्प्लीफिकेशन भी ऐड करती है हमारे ग्रैंडियर ऑफ थॉट को, बिकॉज इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम माइंड, कि हमें कैसे जो है स्ट्रक्चर हमारे वर्क का जो है बनाना है। इसके अलावा जो है लॉन्जाइनस ने कहा कि इमिटेशन जो है हमें ग्रेट पोइट्स या राइटर्स की करनी चाहिए अगर हमें सब्लिमिटी अचीव करनी है, क्योंकि वो जो थे मास्टर्स थे अपने वर्क के। क्योंकि हम उनके वर्ड्स को कॉपी नहीं कर सकते, बट कुछ नया हम उनके ट्रेडिशन के थ्रू जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम जो उनके स्टैंडर्ड या एक्सीलेंस के थ्रू हम अपना वर्क जो है ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। हम उनके थॉट्स को अपने थॉट्स में मर्ज करके कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम जो है 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर होमर होता या कोई और राइटर होता तो वो इस चीज़ को कैसे बताता, या अगर प्लेटो होता तो वो इस पर्टिकुलर आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करता, या उसका रिएक्शन कैसे होता, कैसे कंपोज करता, या अगर कोई इसको जज कर रहा होगा या इसको कोई पढ़ेगा तो वो कैसा सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख कर या इन चीज़ों को सोच कर जो है हम एक अपना वर्क जो है अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम जो है प्रीवियस राइटर्स को जो है उनके वर्क्स को पढ़कर, उनके इमोशंस को समझकर जो है अपने वर्क में ऐड करके अपने वर्क की एक्सेलेंस जो है बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज़ इमिटेशन ऑफ ग्रेट मास्टर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है उसने ग्रैंडियर ऑफ थॉट में डिस्कस की, कि हमारे ग्रेट थॉट स्प्रिंग होते हैं ग्रेट सोल से, सिर्फ ग्रेट माइंड्स ही ग्रेट लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्किलफुल सिलेक्शन होना चाहिए मटेरियल का, एम्प्लीफिकेशन एंड सब्लिमिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड आफ्टर दैट कि हमें जो है ग्रेट राइटर्स की इमिटेशन करनी चाहिए, सो दैट वी कैन हैव दैट सब्लिमिटी इन आवर वर्क टू। So that was all about the grandeur of thought. Next, Longinus talks about the second source, that is strong emotion. He says the strong second source of sublime is vehement and inspired passion. Longinus asserts that nothing contributes more to loftiness of tone in writing than genuine emotion, but it should be controlled, not exaggerated. तो उसके कहने का ये मतलब था कि अगर हमें ट्रू सब्लिमिटी अचीव करनी है अपनी राइटिंग में, तो वो कहाँ से आएगी, अगर हम अपने रियल पावरफुल इमोशंस से, जो हमारे अंदर नेचुरली हमें फील हो रहे होंगे जेन्युइन इमोशंस, अगर हम उस इमोशन से, उस इंटेंसिटी से अपने वर्क को लिखें या उसमें वो ऐड करें अपना इमोशन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे वर्ड्स जो है उनकी इंटेंसिटी जो है, उनकी डेप्थ जो है वो खुद बढ़ जाएगी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उन इमोशंस को बहुत एग्जैजरेट करके लिखें,
हमें जो है उनको कंट्रोल करके लिखना पड़ेगा। और ऐसा है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे और आर्टिफिशियलिटी जो है अपने वर्क में डालने की कोशिश करेंगे, आर्टिफिशियल इमोशंस डालने की कोशिश करेंगे अपने वर्क में, तो वो अपने आप हमें क्या लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग हो रही है, इसमें फॉल्स सब्लाइम है, बहुत इरिटेटिंग लगेगा और वो जो है हमें मूव नहीं करेंगे वो वर्क्स। तो यहाँ पे जो है इस बारे में जो है उसने कहा था कि वो जो है इन सेकंड ट्रीटाइज जो है इसके बारे में डिस्कस करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है हमारे पास कभी पहुंच ही नहीं पाई इस टॉपिक को। उसने सोचा था कि वो डिटेल में डिस्कस करेगा इन द नेक्स्ट टाइम्स, बट वो नहीं कर पाया। तो लॉन्जाइनस यही असर्ट करता है कि लॉफ्टीनेस जो है हमारी वर्क में वो कहाँ से आती है, हमारे जेन्युइन इमोशंस से आती है। तो हमारे इमोशंस जो हैं वो बहुत ही नेचुरल होने चाहिए, इंटेंस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन एग्जैजरेटेड नहीं होने चाहिए। तभी जाके हमारा वर्क जो है बहुत ही पैशनेट और बहुत ही पावरफुल एलिवेशन उसको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वर्ड्सवर्थ की, तो वो बहुत ही इमोशंस के साथ नेचर को फील करके अपने वर्क्स को लिखता था, इसलिए हमें वो ऐसा नहीं लगता कि वो फोर्स्ड इमोशन है उसमें। तो हम फील करते हैं जो भी उनके वर्ड्स होते हैं, हम उनके साथ रेजोनेट कर पाते हैं कि ट्रूली नेचर से बात कर रहे हैं और ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन अपनी फीलिंग्स को जो वो फील करते थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ आर्टिफिशियल है या कुछ बहुत ही फोर्स्ड है तो वो हमें इरिटेट कर रहा है। तो इस बारे में उसने बात की थी कि पैशंस जो है हमारे वो जेन्युइन होने चाहिए। और ये दो क्वालिटीज़ जो हैं, ग्रैंडियर ऑफ थॉट और स्ट्रॉन्ग वेहमेंट पैशंस, ये कहाँ से आते हैं? ये नेचुरल एबिलिटी है, ये इनेट एबिलिटी है, ये इनबॉर्न जीनियस होती है एक राइटर के अंदर। और बाकी तीन जो हैं वो आर्ट से आती हैं। थर्ड सोर्स जो है जिसके बारे में बात करता है वो है द यूज़ ऑफ फिगर्स। वो कहता है कि सब्लिमिटी अटेन करने के लिए जो है हमारे को जो है फिगर और इमेजेस भी जो है हेल्प करती हैं सब्लिमिटी अचीव करने के लिए। और इसने जो है नियरली अपना 1/3 ऑफ द वर्क जो है डिवोट किया था इन द यूज़ ऑफ फिगर्स। तो वो क्या कहता है कि जो भी चीज़ राइटर दिखाना चाहता है उसको खुद पहले उसको इमेजिनेटिवली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर जो है वो सिमिलर इल्यूजन जो है अपने रीडर्स के लिए क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू द यूज़ ऑफ फिगर्स और इन इमेजेस से, वो ताकि वो विविडनेस, वो क्लियरनेस जो है उनके सामने भी वो पिक्चराइज हो। जो वो चीज़ दिमाग में सोच रहा है उस चीज़ को अपने रीडर्स को दर्शाने के लिए उसको जो है फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करना चाहिए। और वो कहता है कि फिगर ऑफ स्पीचेस को अगर हम प्रॉपरली हैंडल करें तो वो भी सबलिमिटी में जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन हमें उनको राइट प्लेस पे, राइट ओकेजन पे, राइट मैनर में और राइट मोटिव से जो है यूज़ करना है। हम उनको बेमतलब यूज़ नहीं कर सकते। वो ऐसा होना चाहिए कि नेचुरली हमने उनको यूज़ किया है, हमने उनको ऑर्नामेंटेशन की तरह यूज़ नहीं करना है। हमने उनको क्या करना है, हमने उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शोई लगे, अननेचुरल लगे और सब्लिमिटी को डिस्ट्रॉय करे। हमें उनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ नहीं करना है लैंग्वेज को, बल्कि हमें अपने आइडिया को जो है नेचुरली और इमोशनली प्रेजेंट करने के लिए हमें उनको नेचुरल मैनर में यूज़ करना है। वो ये भी कहता है कि आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। एक राइटर जो है इतना स्किलफुल होना चाहिए कि रीडर को फील ही ना हो कि उसने अपनी स्किल कहाँ पर यूज़ की है। मतलब कि फिगर ऑफ स्पीचेस इतनी नेचुरल लगनी चाहिए, हमें नोटिस भी नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर उसने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, कहाँ पे मेटाफर यूज़ किया है, कहाँ पे क्या यूज़ किया है। तो आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। वो ये भी कहता है कि जो भी फिगर्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे थॉट से, हमारे इमोशन से कनेक्टेड होनी चाहिए और नेचुरली आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई हमने टेक्निक यूज़ की है, ज़बरदस्ती का उनको अपने टेक्स्ट में डाल दिया है और वो हमें दूर से शोई लग रही है, हमें समझ नहीं आ रही है, हमें वो आइडिया अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा, वो क्या कहना चाह रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसने क्या कहा, उसने बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बात की है जिनको हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसने बात की है एडजुरेशन और एपिस्ट्रॉफी के बारे में, ये फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। सेकंड उसने एसेंडेटन के बारे में बात की है, एनाफोरा के बारे में बात की है, डायप्टोसिस के बारे में बात की है, हाइपरबेटन, पॉलीपेटोटा, पेरिफेरेसिस और रियोटोरिकल क्वेश्चंस। ये कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस जो है जो जिसके बारे में उसने बात की है इस थर्ड सोर्स में। तो सबसे पहले हमारे पास है एडजुरेशन और एपिस्ट्रॉफी। एडजुरेशन और एपिस्ट्रॉफी सेम थिंग है। इसका मतलब है जब हम डायरेक्टली किसी को अपनी पोइट्री में, अपने वर्क में प्रेजेंट कर, मतलब दिखा, डायरेक्टली उससे बात करने की कोशिश करते हैं जबकि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है, ये कोई डेड पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
और ऐसा होता है वो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है या कोई भी डेड पर्सन होता है जिससे हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, वो हमें सुन सकते हैं बट वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सिंपली है स्पीकिंग डायरेक्टली टू समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। हम किसी से बात कर रहे हो और वो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है, किसी डेड पर्सन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जॉन डन की एक पोइम है डेथ बी नॉट प्राउड, तो उसमें वो डेथ को डायरेक्टली बात कर रहा है, डेथ से बात कर रहा है। तो डेथ इज एपिस्ट्रॉफी और एडजुरेशन हियर। अनदर एग्जाम्पल, ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर fearful ट्रिप इज डन, ये वॉल्ट विटमैन की पोएम है फॉर अब्राहम लिंकन, जिसमें वो डेड हैं, अब्राहम लिंकन इज डेड, इट्स एन एलिजी। तो वो उसमें ओ कैप्टन माई कैप्टन करके उनसे बात कर रहा है, तो उनको वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है बट उनसे बात कर रहा है जैसे कि वो उसको सुन रहे हो, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्ट्रॉफी। तो सेकंड हमारे पास है एसेंडेटन। सो एसेंडेटन इज लीविंग आउट कंजक्शंस लाइक एंड और बट टू मेक द सेंटेंस फास्ट, ड्रामेटिक और शार्प। जब हम कंजक्शंस को जैसे कि लाइक एंड बट, इनको जब हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं किसी सेंटेंस से, ताकि वो सेंटेंस बहुत ड्रामेटिक लगे, वो शार्प लगे। फॉर एग्जाम्पल, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, इसमें कोई कंजक्शन यूज़ नहीं किया है, तो इट इज़ वेरी क्रिस्प, इट इज़ वेरी शार्प एंड इट इज़ वेरी ड्रामेटिक। तो थर्ड इज एनाफोरा। तो एनाफोरा इज वेरी इजी, इज लाइक रिपीटिंग द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सेवरल लाइन्स और सेंटेंसेज। कोई भी सेम वर्ड या फ्रेज किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में अगर रिपीट हो रहा है तो दैट इज एनाफोरा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे वी फाइट, एवरी डे वी होप, एवरी डे वी राइज, और वी कैन से एंड वी फाइट एंड वी होप एंड वी राइज। तो एंड इज एनाफोरा एंड हियर एवरी डे इज एनाफोरा। Next is diapausis. So that is given vivid description of a person, thing or scene, almost like painting a picture with. It's like an imagery. मगर बहुत ही विविड, एक बहुत ही ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देना किसी भी चीज़ की, किसी भी सीन की, या पेंटिंग की तरह, मतलब प्रेजेंट करना वर्ड्स को कि हमारे सामने एक पिक्चर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, द बैटल फील्ड वॉज सी ऑफ ब्लड, ब्रोकन शील्ड्स एंड फॉलन हॉर्सेस। तो हम इसको ईजिली पिक्चराइज कर सकते हैं अपने माइंड में कि बैटल फील्ड में खून होगा, शील्ड्स टूटे पड़े होंगे, हॉर्सेस होंगे, तो हमारे सामने एक विविड पिक्चर जो है वो प्रेजेंट हो जाती है माइंड में। नेक्स्ट इज हाइपरबेटन। हाइपरबेटन इज चेंजिंग द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू मेक द लाइन मोर पोएटिक और ड्रामेटिक। हम जो है नॉर्मली वर्ड्स को ट्विस्ट कर देते हैं ताकि वो थोड़े पोएटिक और थोड़े ड्रामेटिक लगे। फॉर एग्जाम्पल, एवर जेंटल वॉज द ब्रीज, दैट्स अ पोएटिक लाइन, बट अगर सिंपल टर्म्स में हमें बोलना पड़ेगा द ब्रीज वॉज एवर जेंटल, सो इट्स लाइक एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज हाइपरबेटन, जब हम नॉर्मल ऑर्डर जो है वर्ड्स का वो चेंज कर लें। नेक्स्ट इज पॉलीपिटोटा, दैट इज रिपीटिंग द सेम रूट वर्ड इन डिफरेंट फॉर्म। जब हम एक रूट वर्ड को जो है डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, कहीं पे एक वर्ड को हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, कहीं पे एडजेक्टिव की तरह, कहीं पे नाउन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ नॉट लव विच आल्टर्स व्हेन इट आल्टरेशन फाइंड इट्स सोनेट ऑफ शेक्सपियर। इसमें जो वर्ड आल्टर है, फर्स्टली इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब एंड देन इन आल्टरेशन इट इज़ यूज्ड एज नाउन, तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीपिटोटा, जब हम रूट वर्ड को क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करेंगे। Next is periphrasis. Periphrasis is using many words to say something simple, often to sound grand or poetic. It's a kind of an we can say not exaggeration actually, but कि घुमा फिरा के बात को बोलना, बट बात छोटी है। जैसे कि अगर हमें लॉइन बोलना है, विल से द किंग ऑफ जंगल, तो इट्स लाइक हम घुमा फिरा के लंबा करके बात को बोल रहे हैं, दैट इज पेरिफेरेसिस, की एक सिंपल चीज़ को बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करना। एंड द लास्ट इज रियोटोरिकल क्वेश्चंस। तो रियोटोरिकल क्वेश्चंस इज लाइक जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं पर हमें आंसर नहीं चाहिए होता है, बट उस क्वेश्चन से हम कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट या कोई अपना इमोशन या डीप थॉट जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पोइट्री और समटाइम वी से who doesn't want happiness. It's not like we want answers, but we are just generally questioning to represent our ideas. So that are some पोइटिक स्पीचेस और लिटरेरी डिवाइसेस जिसके बारे में लॉन्जाइनस ने बात की है। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। And the fourth source is noble diction. He says the fourth source of the sublime is diction, which includes choice and arrangement of words as well as the use of metaphor and simile. Both ordinary and striking words must be suitably chosen, for both are necessary for the formation of an impressive style. I quote, beautiful words are the very light of lofty thought. So Longinus in the fourth source is talking about कि beautiful और noble और appropriate words जो हैं वो sublimity में contribute करते हैं।
जब ग्रेट आइडियाज़ को हम जो है ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करते हैं तो वो अल्टीमेटली वो वर्क जो है सब्लाइम बन जाता है। वो जो कोटेशन उसने कही है, ब्यूटीफुल वर्ड्स आर द वेरी लाइट ऑफ द लॉफ्टी थॉट, इसका यही मतलब है कि ग्रेट आइडियाज़ जो हैं तब ही बेस्ट शाइन करते हैं जब हम उनको ब्यूटीफुली जो है प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क में। वो कहता है कि हम जो है सिंपल वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको मिक्स करना होगा विद स्ट्राइकिंग वर्ड्स, ताकि एक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो, कुछ इम्प्रेसिव स्टाइल जो है हमारे सामने वो निखर कर आए। उसके अलावा लॉन्जाइनस क्या कहता है कि हमें जो है मेटाफर्स को भी यूज़ करना चाहिए अपने वर्क में, क्योंकि मेटाफर जो है एक मोस्ट पावरफुल फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि इससे जो है एक क्लियर पिक्चर जो हमारे माइंड में बन जाती है। ये एक वर्क को विविडनेस, एक चीज़ को विविडनेस देता है। इससे जो हम ग्रैंड आइडियाज़ को जो है और भी इमेजिनेटिव बना सकते हैं, और ये जो है कनेक्ट करता है हमारे इमोशंस को और इमेजेस को इंस्टेंटली। तो हमें मेटाफर्स का कब यूज़ करना चाहिए? वो कहता है हमें मेटाफर्स को तब यूज़ करना चाहिए जब हम स्ट्रांगली किसी इमोशन को फील कर रहे हैं और उसको हमें रिप्रेजेंट करना हो एक ग्रैंड और पावरफुल डिस्क्रिप्टिव वे में। तभी जाके हम जो है नेचुरली उन मेटाफर्स को हमें यूज़ करना चाहिए। और जब हमें नहीं ऐसा इमोशन फील हो रहा हो, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं फील हो रहा हो, बस डेकोरेशन के लिए हमें मेटाफर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो सिचुएशन में फिट नहीं हो रहे हैं तो हमें उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि कितने मेटाफर्स यूज़ करने चाहिए और एग्जैक्टली कब यूज़ करना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सा ओकेजन है, क्या इमोशन है या क्या पर्पस है एक राइटर का। तो उस ओकेजन, इमोशन और पर्पस के हिसाब से जो है मेटाफर्स को यूज़ करना चाहिए। इसके लिए लॉन्जाइनस कहता है कि metaphors is when the passion roll like a torrent and sweep a multitude of them down the restless flood। तो उन ओकेजन पे जब इमोशंस जो है हमारे अंदर ओवरफ्लो कर रहे हैं और हमें उन इमोशंस को अपनी राइटिंग में दर्शाना हो, तो उस सिचुएशन में जो है, उस ओकेजन पे जो है हम मेटाफर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो नोबल डिक्शन इज़ जस्ट कि हमें कैसे अरेंज करना है अपने ब्यूटीफुल थॉट्स को इन अ ब्यूटीफुल वे, ताकि जो है सब्लिमिटी अचीव हो पाए। अप्रोप्रिएट वर्ड्स को एक राइटिंग में हमें कैसे दिखाना है, दैट इज़ ऑल अबाउट नोबल डिक्शन। लास्ट सोर्स जो है जिसके बारे में वो डिस्कस करता है, दैट इज़ डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन। ये जो है फिफ्थ और फाइनल सोर्स है सब्लिमिटी का, और ये कॉम्बिनेशन है उन चारों सोर्सेज का, ताकि जो है डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन हो पाए। लॉन्जाइनस का मतलब ये है कि जब हम सारी चीज़ों को, चारों जो प्रीवियस सोर्सेज है उनको जब हम कंबाइन करेंगे, तभी जाके जो एक हारमोनियस, एक पावरफुल, एक यूनिफाइड होल बनेगा एक वर्क का। मतलब ग्रेट थॉट्स भी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी, फिगर ऑफ स्पीचेस भी, ब्यूटीफुल डिक्शन को भी जब हम एक अरेंजमेंट में, एक परफेक्ट ऑर्डर में इकट्ठे कर कर हम एक राइटिंग में ऐड करेंगे, तभी जाके वो राइटिंग जो है वो सबलाइम बन पाएगी। डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन इज सिंपली ग्रेट आइडिया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मेटाफर्स, डिक्शन, उनको जो है अरेंज करना है एक प्रॉपर मैनर में, ताकि एक डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो और सब्लिमिटी प्रोड्यूस हो। उसके कहने का ये मतलब है कि अगर हम चाहते हैं हमारे वर्क में सब्लिमिटी हो, तो सारी चीज़ें एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होनी चाहिए। अगर हम कोई डिश भी बना रहे हो, एक भी इंग्रेडिएंट कम हो या एक भी मेजर इंग्रेडिएंट कम हो या उसमें उसकी ज़रूरत और हमने डाला ना हो, तो डिश का कहीं ना कहीं टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो सिमिलर वे में वो कहता है कि सारी चीज़ें जो हैं, सारे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं मिलकर एक अच्छी डिश बनाते हैं, वैसे ही सारी राइटिंग जो है, सारे पार्ट्स जो मिलकर एक बैलेंस्ड, यूनिफाइड और एक डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन जो है वो क्रिएट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक यूनिटी, एक रिदम, एक क्लैरिटी जो है, एक हार्मनी जो है, एक स्ट्रक्चर में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक वर्क हमारे सामने एक पूरे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में आता है, जिसको पढ़ के हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ एग्जॉल्शन, अपलिफ्टमेंट और सब्लिमिटी जो है अपने आप क्रिएट होती है। जब उसमें यूनिटी होती है, रिदम होती है, क्लैरिटी होती है, तो तभी जाकर हम जो है उस वर्क को जो है इन्जॉय कर पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें एट लास्ट फिफ्थ स्टेप पे आकर हम मिस कर दें, तो उस वर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमने इतनी मेहनत की होगी और उनको हम अरेंज ही अच्छे से नहीं कर पाए होंगे, तो उस वर्क में जो है वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉपर कॉम्पोजिशन जो है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेक अ वर्क सबलाइम। तो दैट इज़ ऑल, यही सब इसमें था। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इट्स जस्ट थोड़े बहुत की कंसेप्ट्स हैं एंड थोड़ी बहुत कोटेशंस हैं। अदरवाइज इट्स वेरी इजी, और ये एक ही लेक्चर में ख़त्म हो गया।
That is all from my side today. Thank you so much. Tomorrow in the next video, I will be covering the Renaissance criticism. We'll be starting from Renaissance criticism, and most probably with the Sir Philip Sidney's work. So that is all. Thank you very much. I hope I will be consistent in the upcoming sessions. Thank you very much.